स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका उपनिवेशीकरण। लास्ट क्लास में हमने उपनिवेशवाद के बारे में समझा था और उसके क्या क्या प्रकार हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी में ही अगला जो चरण है उपनिवेशीकरण के बारे में समझेंगे। और उपनिवेशीकरण को समझने से पहले हम एक बार नव उपनिवेशवाद भी समझेंगे कि नव उपनिवेशवाद क्या है। एक्चुअली साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद ये तीनों एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन इस तरह से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपनिवेशवाद का लक्षण नहीं है, ठीक है ना, और एक नव उपनिवेशवाद का लक्षण उसके अंदर या विशेषता डाल दी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है और नव उपनिवेशवाद क्या है, हमको इन तीनों टर्म्स को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम इसको करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकोलोनाइजेशन जो है इसको हम करेंगे। और उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों में से जो बच्चे भी नेट, JRF, PGT, सेट, है ना, और आपका TGT, PhD एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, या वो बच्चे MA और BA, ठीक है ना, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पोल साइंस से कर रहे हैं, तो ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मिलता है, नोट्स मिलते हैं, ठीक है ना, और MCQ PYQ मिलेगा, ठीक है ना, PYQ मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है ना। जब ये ख़त्म हो जाएगा कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये MCQ PYQ मिलेंगे, नोट्स बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आपको करनी है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, बस शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ये सारा काम करना है। और हम कर रहे हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल एनालिसिस, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण का। कि हमने इससे पहले जो किया था उपागम वाला किया था, उसके अंदर सांस्कृतिक उपागम, संस्थागत उपागम, नव संस्थावाद उपागम, वो सारी चीज़ें हमने किए थे, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं क्या, उपनिवेशवाद का एक पार्ट है नव उपनिवेशीकरण। तो इसको हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आज पहले समझ लेते हैं उपनिवेशीकरण क्या है, सॉरी, नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या किया था, उपनिवेशवाद किया था, उपनिवेशवाद किया था। और हमने देखा था, समझा था कि उपनिवेशवाद जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई उपनिवेशिक जो शक्ति होती है, ताकत होती है, खासतौर पर यूरोप की थी, वो एक टाइम था कि होड़ लगी हुई थी उपनिवेशवाद, नए नए उपनिवेश बनाने की, है ना। तो वो जो शक्तियां हैं वो क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे, किसी देश पे अपना कब्जा कर लेती हैं, ठीक है ना। और क्या करती हैं, उसको अपने शासन से अलग उसकी शासन व्यवस्था रखती हैं, जैसे ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से अलग रखा। और क्या क्या इन्होंने हमारे संसाधनों का और हमारे श्रम का आर्थिक शोषण किया, ठीक है ना। क्या क्या हमारे हमसे कच्चा माल जबरदस्ती ये पैदा करवाते रहे और कम दाम पे लेते रहे। नील की खेती, है ना, हमसे जबरदस्ती करवाई जाती थी। इस तरह से बहुत सारी चीजें थी कच्चे माल के लिए, वो हमसे कच्चा माल प्राप्त किया करते थे, तो हमारे संसाधनों का शोषण करते थे, ठीक है ना। कम मूल्य पर हमसे कच्चा माल लेते थे और निर्मित चीजें हमको हमको ही बेचा करते थे उच्च मूल्य पे, उच्च मूल्य पे। तो हमारा आर्थिक शोषण भी होता था और हमारा श्रम का भी शोषण होता था, क्योंकि उचित मूल्य तो मिलता नहीं था हम लोगों को। तो ये इस तरह पे है, ये आर्थिक शोषण पे आधारित है, ठीक है ना। क्या है, ये संसाधनों के शोषण पे आधारित व्यवस्था है, शोषण, है ना, संसाधनों के शोषण पर, संसाधनों के शोषण पर यह आधारित व्यवस्था है साथियों,
हमारे संसाधनों का शोषण होता है। और इसमें क्या होता है, उपनिवेशवाद का अपना हित छुपा होता है, ठीक है ना, हित होता है, हित होता है। और क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। और क्या होता है, अपना सम्मान प्राप्त करना भी होता है, ठीक है ना। था ना, ट्रिपल गोल्ड का था कि गोल्ड प्राप्त करो, ग्लोरियस प्राप्त करो, और आपका गॉड। अपने धर्म का भी, कई बार धर्म के प्रचार के लिए भी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपनिवेशवाद की विशेषता है ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो नए देश आज़ाद हुए, अब वो देश आज़ाद हो गए, स्वतंत्र हो गए। कौन कौन से देश, वो आपका चाहे अफ्रीका के देश हों, अफ्रीकी देश हों, और चाहे वो एशिया के देश हों। अब ये देश तो आज़ाद हो गए भाई। अब ये देश आज़ाद हो गए, अब इनके ऊपर औपनिवेशिक देशों का कोई वो नहीं है, कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं है, ठीक है ना। अब इन देशों को तो कच्चा माल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, क्या कच्चा माल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब इन देशों ने कहा कि भाई इनको, वैसे तो इन्होंने राजनीतिक तौर पे स्वतंत्र कर दिया, राजनीतिक तौर पे ये अभी स्वतंत्र हो गए, ये अफ्रीकी और एशियाई देश राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन ये दोनों देश आज भी किस किस के लिए, तकनीक के लिए, तकनीक के मामले में, आपका धन के मामले में, है ना, आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से ये आज भी क्या है कि इनके ऊपर निर्भर है, उपनिवेश देशों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि इनके पास धन नहीं है, ठीक है ना, इनके पास तकनीक नहीं है। जब किसी देश के पास धन और तकनीक नहीं होगी, और उसके पास चाहे कितना मर्जी कच्चा माल हो, तो वो क्या होगा कि वो उसको यूज ही नहीं कर पाएगा, उस कच्चे माल को तैयार माल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, उसमें दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास धन भी नहीं है, तकनीक भी नहीं है। और इन देशों की एक और भी अन्य कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या है? जैसे शिक्षा का अभाव है यहाँ पे, ठीक है ना, शिक्षा नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, भ्रष्टाचार है। ये सारी चीजें हैं जो क्या कर देती हैं, कहीं ना कहीं इनको डिपेंड कर देती हैं कि ये उपनिवेशी देश जो यूरोप के देश हैं, आज भी उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, उनसे कर्जा मांगते हैं, ठीक है। कर्जा ऐसा होता है कि उसके चक्कर में फंसते चले जाते हैं, तकनीक मांगते हैं, तो बदले में कहीं ना कहीं ये देश आज भी आर्थिक मामले और तकनीकी मामले में इन देशों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। आज भी अफ्रीकी और एशियाई देश उपनिवेशवाद के जाल से तो निकल गए, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से ये आज भी क्या है, उनके गुलाम बने हुए हैं। इसी को नव उपनिवेशवाद कहा जाता है, ठीक है ना। एक नया इन्होंने उपनिवेशी ताकतों एक नया तरीका बना लिया है शोषण करने का, एक नया। ये किनके माध्यम से करते हैं? ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है ना, जो गैट था पहले, उसके जो मानक निर्धारित हुआ करते थे वो इसी तरह के थे। एनजीओ के आपका एमएनसीज, ठीक है ना, एमएनसीज जो है ना, इनके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो आते हैं, वो अपने हिसाब से अपने उसके ऊपर कार्य करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके माध्यम से क्या है, ये इनके माध्यम से आज भी इनका शोषण हो ही रहा है, ठीक है, ये आज भी निर्भर हैं, ठीक है। और ये क्या है, उपनिवेशी देश जो है ये आज भी, अब तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये शासन नहीं कर सकते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी इनका शोषण हो रहा है, अफ्रीकी और एशियाई देशों का। तो ये एक नव उपनिवेशवाद मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे उपनिवेशवाद के चुंगल से तो छूट गई है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सारे देश, एशिया अफ्रीका देश, लेकिन तकनीकी और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के कारण, शिक्षा होने के कारण, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के होने के कारण ये आज भी उपनिवेशवाद के, नव उपनिवेशवाद के जाल में फंस गए हैं, ठीक है। और आज भी जो यूरोप के देश हैं और यूएस से है, वो आज भी क्या कर रहा है कि अपना जो तकनीकी और आर्थिक रूप से रूप से जो मजबूती है, उसका फायदा उठा के इन देशों का
आज भी इन देशों के संसाधनों का शोषण कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद कहते हैं साथियों। ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब नव उपनिवेशवाद के उदय होने के कारण क्या है? अब भाई यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति। चक्कर था ये दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो माहौल बना, जो युद्ध हुए, उसके अंतर्गत ऐसा नहीं है कि जो हारे थे वही बर्बाद हुए। जर्मनी, इटली, जापान ही बर्बाद नहीं हुए। आपका अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी देशों की भी स्थिति खराब हो गई थी, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो फ्रांस हो। ठीक है ना, इनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। अब इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि किसी भी देश को उसको गुलाम बना के रख सकें। ठीक है ना, उसके ऊपर प्रभुत्व स्थापित करके रख सकें, क्योंकि इनकी खुद की हालत युद्ध के कारण इतनी पस्त हो गई थी, इनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। ठीक है, और बहुत सारा कई साल पीछे चला गया था यूरोप। बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी थी। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई अब इनके ऊपर जोर जबरदस्ती से इनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने क्या किया कि नव उपनिवेशवाद का रास्ता अपनाया। नव उपनिवेशवाद का इन्होंने रास्ता अपनाया कि भाई अब सैनिक जोर जबरदस्ती से नहीं, सैनिक ताकत के दम पे नहीं, हम नव उपनिवेश जो है तकनीक और आर्थिक रूप से उसका फायदा उठा के हम क्या करेंगे, अब इन देशों के संसाधनों का शोषण करेंगे। साम्राज्य विरुद्ध के अब क्या है कि दोस्तों देखो, साम्राज्यवाद जो है उपनिवेशवाद का ही एक रूप है। तो देशों के अंदर चेतना आ गई, देश समझ गए कि साम्राज्यवाद जो है ये किसी भी रूप से हमारे लिए, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, जागरूकता आई लोगों के अंतर्गत। बहुत सारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन्होंने लोगों के अंदर चेतना जागृत की कि भाई हमें साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहिए। ये कुछ नहीं करते, ये हमारे श्रम का और हमारे संसाधनों का शोषण करते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे नेता थे, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, चाहे वो क्या बोलते हैं आपके महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, टैगोर हो, ऐसे बहुत सारे नेता थे। सब ने इन्होंने क्या किया कि एक जागरूकता उत्पन्न की, एक चेतना उत्पन्न की। ठीक है ना, तो वो क्या थी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में थी। तो अब उनको विदेशियों को लग गया कि भाई ये तो जागरूक हो गए, इनके अंदर चेतना आ गई, अब इनको हमें फ्री करना पड़ेगा, इनको हम जबरदस्ती नहीं रख सकते। तो इसी कारण से जब उपनिवेशवाद गया तो नव उपनिवेशवाद का उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। नए राज्यों की विकसित राज्यों पर निर्भरता। अब क्या है कि नए राज्य आए, चाहे वो एशिया के हों या अफ्रीका के। तो दोस्तों ये फ्री तो हो गए, ये आज़ाद तो हो गए, लेकिन ये क्या है कि ये विकसित देशों पे अभी भी, यूरोप के जो है ना, यूरोप के विकसित देश, ये उन पे निर्भर हो गए, क्योंकि इनके पास तकनीक नहीं है, इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं कि भाई आपके पास तकनीक होनी चाहिए, अत्याधुनिक मशीनें होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास उस पैसा भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप अपने जो आर्थिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका सही प्रयोग कर सकोगे। अब कोई देश है, उसके पास बहुत सारा कच्चा तेल पड़ा हुआ है, लेकिन उसको उसको अगर वो रिफाइन नहीं कर सकता, उसको तैयार नहीं कर सकता है, तो फिर वो तेल बेकार हो जाएगा, उसके लिए उसको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ये था कि भाई इन देशों ने कहा कि भाई इनके पास तो तकनीक है नहीं, इनके पास तो तकनीक भी नहीं है और इनके पास पैसे की भी कमी है, तो क्यों ना हम क्या करें, एक नया तरीका अपनाएं और इनको क्या दे दें, इनको दे दें, कर्ज दे देते हैं। ठीक है, और बदले और इनको तकनीक देने का लालच दे देते हैं, जो भी है ऐसा करके इनको हम अपने एक उसमें ट्रैप में फंसा लेंगे और फिर हम इनका शोषण करेंगे। ठीक है ना, तो इसी को ये नव उपनिवेशवाद के उदय के कारण था। शीत युद्ध शक्ति का राजनीति पे प्रभाव। अब शीत युद्ध शक्ति, जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो हम जानते हैं कि दो खेमे बन गए, यूएसएसआर का बन गया और एक यूएसए का बन गया। तो ये पूंजीवाद का समर्थन करता था और ये किसका करता था, ये करता था आपका साम्यवाद का। अब देशों को डिसाइड करना था कि वो साम्यवाद की तरफ जाएंगे या पूंजीवाद की तरफ जाएंगे। अब ये जिधर भी जाएंगे उस पक्ष का जो मुख्य देश थे वो उनका शोषण करेंगे। अब इधर आप यूएसए की तरफ जाते हो तो यहाँ पे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस आपका शोषण करेगा, आपके संसाधनों का शोषण करेगा। और आप साम्यवाद में जाते हो तो आपका फिर रसिया आपका शोषण करेगा।
तो ये सारी चीज थी। तो शीत युद्ध था कि राजनीति का भी प्रभाव था ये सब। तो ये नव उपनिवेशवाद के उदय के कारण थे। ठीक है, अब ये साधन कौन कौन से नव उपनिवेशवाद के, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। नव उपनिवेशी राज्यों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो देश है ना, औपनिवेशिक देश, ये क्या कहते हैं, जो नव उपनिवेश देश हैं जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं, उनकी राजनीतिक में भी यह लोग हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है ना, तख्ता पलट करवा देते हैं, वहाँ पे दखलंदाजी करते हैं। तो एक तो इस तरह से ये नव उपनिवेशवाद के साधनों का प्रयोग करते हैं। शस्त्रों की आपूर्ति करवाते हैं ये अब नए नए देश जो नवोदित राज्य हैं, ठीक है, नवोदित राज्य हैं, तो ये क्या करते हैं कि भाई इनसे कहते हैं कि भाई आपको हथियार की जरूरत है। जैसे भारत हो गया एक तरफ और एक तरफ हो गया पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया। तो पाकिस्तान को तो अमेरिका कहता था कि अमेरिका भाई मेरे से हथियार ले लो, वरना तुम्हें भारत क्या कर लेगा, तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तुमको अपने कब्जे पे कर लेगा। ठीक है ना, और भारत को कौन कहता था, यूएसएसआर, रूस। ठीक है ना, रूस जो था वो भारत को हथियार देता था। तो कहीं ना कहीं ये जो देश है, नौ उपनिवेशी देश हैं, ये क्या है कि ये इनके ऊपर अस्त्रों को लेकर भी उपनिवेशिक ताकतों के ऊपर निर्भर थे। ठीक है ना, आज तो भारत नहीं है, पाकिस्तान अभी भी है। तो ये भी एक साधन है कि भाई आप अस्त्रों के माध्यम से आपने उनको क्या कर रखा है, उनका शोषण कर रहे हैं। विदेशी सहायता तथा ऋण, अब ये कहते थे कि हम आपको धन देंगे, तकनीक देंगे, पैसा देंगे, और बदले में वो क्या करते थे, शोषण करते थे, या अपने हिसाब से उस देश की नीति और विदेश नीति को क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे, अपने अकॉर्डिंग करते थे, अपने अनुकूल बनवाते थे। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रण करते थे। अब कई सारी बहुराष्ट्रीय निगम तो ऐसे हैं कि उनकी जो आप जीडीपी देखोगे, है ना, वो कई देशों से ऊपर है, कई देशों से आगे है, बराबर नहीं छोड़ो, आगे है। तो ऐसे ऐसे बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा ये क्या करते थे, उस देश पे नियंत्रण स्थापित करते थे। तो ये सारे कुछ नव उपनिवेशवाद के साधन थे, जिसमें था कि एक आप क्या करते हैं कि उसकी राजनीति में हस्तक्षेप कर देंगे। ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान में किसने, यूएसए ने भी हस्तक्षेप किया और यूएसएसआर ने भी हस्तक्षेप किया था। हालांकि उनको कुछ मिला नहीं, इनको फिर बाद में बेइज्जती करवा के जाना पड़ा। तो ये आंतरिक हस्तक्षेप करते हैं, शस्त्रों की आपूर्ति करते हैं भाई, कि भाई आप अपनी सुरक्षा चाहते हो तो आप हमसे अस्त्र लो। ठीक है, और बदले में ये फिर क्या करते थे, अपनी मनमानी पूरी अपनी बातें मनवाया करते थे। विदेशी सहायता और ऋण का प्रयोग करते थे, भाई अस्त्र नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, ऋण ले लो। ठीक है, और किसी चीज़ की सहायता ले लो, और फिर क्या बोलते थे, उसका फायदा उठाते थे ये। और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा ये सारा ये साधन है नव उपनिवेशवाद के। अब क्या है कि डीकोलोनाइजेशन का पढ़ते हैं कि विउपनिवेशीकरण क्या है। विउपनिवेशीकरण, अब ये शब्द है ना, करण जिसके पीछे लग जाए तो ये समझो ये एक प्रक्रिया है। क्या है, ये एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। और विउपनिवेशीकरण को डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं, मतलब स्वतंत्र होना। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ये भाई ये एक प्रक्रिया है जिसमें देश क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके जो आपका विउपनिवेशीकरण है या फिर आपका डिकोलोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, अब उसके क्या क्या रीजन है, क्यों हो रहा है। तो भाई एक तो सबसे बड़ा कारण है कि उपनिवेशवादी शक्तियों की दुर्बलता, कि द्वितीय सेकेंड वॉर के अंदर में, सेकेंड वॉर के अंदर में अमेरिका को अगर हम साइड में रख देते हैं, तो चाहे आपका वो ब्रिटेन हो, ठीक है ना, चाहे वो आपका फ्रांस हो, हारे हुए देशों में इटली था, जापान था, और आपका एक और है, जर्मनी। ठीक है, ये हो, चाहे आपका वो रूस हो,
इन सब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, ठीक है ना। इन सब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, इनकी चाहे वो सैन्य शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति हो, ठीक है ना, चाहे सैन्य शक्ति हो चाहे आर्थिक शक्ति हो, सब कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी? सब कमजोर हो गई थी, कमजोर हो गई थी, ठीक है ना। सैनिक शक्ति तो ये लोग हम अफ्रीका और एशिया से पकड़ पकड़ के लोगों को लेके गए, वहां पे भर्ती किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये सैन्य सैन्य रूप से भी कमजोर हो गए और आर्थिक रूप से भी ये कमजोर हो गए। अब ये इतने दुर्बल हो गए कि अपना जो उपनिवेशवाद है ना, उसको उसको बनाए रख पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये किसी के ऊपर कब्जा करने की हालत में नहीं रहे, ठीक है ना। उपनिवेशवाद का जो वो है उस पर ये इनके लिए बड़ा दिक्कत हो गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जब ये इसकी प्रॉब्लम हो गई, इसकी दिक्कत हो गई, तो देश क्या होने लगे? तेजी से आज़ाद होने लगे। इस कारण से क्या होने लगे? जो आपका जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं, ठीक है ना, एशिया अफ्रीका के देश, वो क्या होने लगे? आज़ाद होने लगे। वो फिर आज़ाद होने लगे, आज़ाद होने की प्रक्रिया में आ गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता का प्रभाव। अब ब्रिटेन भारत में काफ़ी टाइम से था, तो अब एक नौकरशाही डेवलप करने के लिए, ठीक है, शिक्षा शिक्षा का शिक्षा शिक्षा की आवश्यकता थी। तो वो शिक्षा पाश्चात्य देशों ने दिया, है ना। वो शिक्षा तो हमें उनसे प्राप्त हुई, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, जो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया, और वो समझ गए कि भाई ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किसी भी रूप से हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, हमारे लिए घातक है, और ये कोई श्वेत आदमी का भार वार नहीं है, इसको भगवान ने नहीं भेजा इनको, गोरों को, ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? शिक्षा का भी प्रचार, शिक्षक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा, सभ्यता का प्रभाव पड़ा, हमारी भी सभ्यता का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, और यूरोप की सभ्यता का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो क्या हो गया कि हमारे अंदर एक चेतना आई, और हमने फिर डिसाइड किया कि भाई हम क्या करेंगे? उपनिवेशवाद से मुक्ति पाएंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन हो, इसमें कई सारे राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन ऐसे समय समय पर राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा चलाए गए। तो वो आंदोलन ने बहुत हेल्प की, और ऐसा हिंदुस्तान में नहीं अफ्रीका में भी हुआ। पहचान और निर्णय की चेतना। तो भाई अब क्या है कि हमें भी अपनी एक पहचान चाहिए थी कि हम भारतीय हैं, जिस तरह से वो ब्रिटेन के हैं हमें भी भारतीय हैं, इस तरह की पहचान थी। उसने चेतना उत्पन्न की। विश्व युद्धों का प्रभाव पड़ा भाई, विश्व युद्ध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो कमज़ोर हो गए, और हमारे पास एक मौका था कि हम अपने आप को इस स्थिति का फ़ायदा उठा के अपने आप को आज़ाद कर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भाई क्या क्या उपनिवेशवाद का विरोध किया था। उपनिवेशवाद का इसने क्या किया था? घोर विरोध किया था, और इसके किसी भी रूप को मना कर दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी योगदान पड़ा। तो इस तरह से क्या हुआ कि उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। इन सभी कारणों से उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। करण को बढ़ावा मिला। हो सकता है जैसे हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी ने इसका राष्ट्रीय आंदोलन का वो अगुआ रहे, तो हो सकता है अलग अलग देशों में अलग अलग लोग रहे हों, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह का वो था, लेकिन लगभग यही प्रक्रिया थी। हर देश में लगभग यही चीज़ें थी, यही जो बातें थी जिन्होंने उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी कि भाई हमें क्या है कि हमें उपनिवेशवादी शक्तियाँ दुर्बल हो गई थी, तो इससे क्या हुआ? उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के कारण भी उपनिवेशीकरण को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय आंदोलन था, अपनी पहचान की बात थी कि भाई हम भी भारतीय हैं, भारत माता है। तो इस तरह के थे जो उस चीज़ से पहचान मिली हमें। विश्व युद्धों का प्रभाव पड़ा, और संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान। तो ये सारी चीज़ें थी। ये छोटा सा लेक्चर था, कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर था नहीं, और क्वेश्चंस यहाँ से इतने ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी कि भाई साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद और उपनिवेशीकरण में क्या डिफरेंट है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहुत कुछ ज़्यादा था नहीं इसके अंदर समझाने के लिए, लेकिन जो भी था मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ में आए। और अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड नाइट।